यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे फिजिक्स को और सेकंड पार्ट आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट हुआ था उसमें हमने कुछ बेसिक डिस्कशन किए थे, जिसमें हमने मात्रक पद्धति के बारे में डिस्कस किया था। कुछ बेसिक क्वेश्चन हुए थे जिसमें हमने विमेय सूत्र कैसे निकाले जाते हैं इन सब के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, सो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर चाल, विस्थापन, दूरी, वेग, त्वरण, गति के नियम एंड संवेग से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल एंड प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि यहाँ पर कहलाएगी। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ की लंबाई। तो देखो हम लोग अगर इसको क्लासिफाई करें, जितनी भी राशियां हमारे पास होती है, जितनी भी क्वांटिटीज होती है, तो दो तरीके से किया जा सकता है। एक होता है आपका सदिश राशि और दूसरा होता है अदिश राशि। मतलब एक हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा आपका स्केलर क्वांटिटी। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर जिसमें दिशा होगी, है ना, जिसका अपना डायरेक्शन होगा और जिसका अपना क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जिसका अपना खुद का क्या होगा, परिमाण यहाँ पर होगा। ठीक है, इसे कहा जाता है सदिश राशि। इसी का उल्टा अदिश राशि क्या हो जाता है, जिसमें केवल क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, किसी भी प्रकार से दिशा की जानकारी नहीं मिलेगी, जिसकी दिशा नहीं होगी। ठीक है, वो चीज हो जाएगी अपनी स्केलर क्वांटिटी। अभी इसने पूछा है कि इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। देखो अगर मैं डिस्टेंस की यहाँ पर बात करूं, तो इसमें दिशा कोई भी हो सकती है, ये वापस रिवर्स भी हो सकता है, जस्ट लाइक कि इधर से आ रहा है ये वापस इधर भी आ सकता है। तो इस तरीके से इसमें दिशा का ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड भी क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। मतलब इस फॉर्मूला में ही आपका दूरी आ रहा है, तो अगर दूरी डेफिनेटली अदिश राशि है तो ये भी अदिश राशि होगा। विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन डेफिनेटली सदिश राशि यहाँ पर होगी, है ना। स्पेसिफिक पाथ इसमें आपको मिलेगा, तो विस्थापन कैसी राशि हो गई आपकी, सदिश राशि यहाँ पर हो गई। और पथ लंबाई किसी भी प्रकार से लंबाई हो सकती है वो, तो ये भी किसके अंदर चला जाएगा, आपका अदिश राशि के अंदर। मतलब एक ऐसी राशि जिसके अंदर अपना खुद का दिशा भी हो और जिसके पास अपना परिमाण, मैग्नीट्यूड भी हो, उसे ही क्या कहा जाता है, सदिश राशि यहाँ पर, वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, उसी बेसिस पर अपन अगला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिसमें ये पूछा गया है कि यदि कोई कण गति करने के बाद वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है तो कौन सा कथन सही होगा। इसने क्या बोला कि कोई कण गति करने के बाद उसी बिंदु पर लौट आता है। अब वो किसी भी प्रकार से रास्ता हो सकता है, वो सर्कल हो सकता है, वो ट्रायंगल हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। तो अगर इस केस में कहा जाए, है ना, कि उसने जहां से शुरू किया था, यहां से मान लो उसका स्टार्टिंग हुआ और इस वाले रास्ते से आकर उसका एंडिंग हो गया, या फिर इसी रास्ते पर वो रिटर्न हो गया। ठीक है, सेम रास्ता भी हो सकता है, ऐसा एक सिंपल पाथ, सिंपल एक लाइन भी हो सकती है। यहाँ से स्टार्ट उसने किया और वापस से यहीं पर आकर क्या कर लिया, उसने एंड कर लिया। तो उस केस में दूरी क्या होगी, जाना प्लस आना, घर से स्कूल जाना, स्कूल से वापस घर आना, 5 + 5 10 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा। मतलब दूरी कुछ ना कुछ तो होगी, चाहे आप जाकर वापस आ गए हो। ठीक है, तो दूरी तो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन विस्थापन क्या होता है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है। और यहाँ पर आप देखो, जहां पर स्टार्ट हुआ है वहीं पर एंड हो गया, दैट मीन्स कि आपके द्वारा कोई कार्य तो किया ही नहीं गया। तो उस केस में विस्थापन कितना हो जाएगा, जीरो यहाँ पर हो जाएगा। तो दूरी हमेशा नॉन जीरो होगी, लेकिन विस्थापन कैसा रहेगा, जब आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो डिस्टेंस यहाँ पर हो गई क्या, नॉन जीरो। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, नॉन जीरो मतलब कुछ ना कुछ तो होगी, लेकिन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा, हमारा जो विस्थापन बनेगा, वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सेम है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि एक सर्कल मेरे पास है। ठीक है, एक गाय जो है उसको यहाँ पर बांधा गया है। ठीक है, वो घूम फिर कर वापस इसी जगह पर आ जाती है। तो मुझे बताइए उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है ना, और उसके द्वारा जो विस्थापन हुआ है वो कितना है। तो तय की गई दूरी किसके बराबर हो जाएगी, 2πr, है ना, परिधि के बराबर हो जाएगी, क्योंकि उसने इतना चक्कर काटा है, एक पूरा चक्कर काटा है, तो वो परिधि के बराबर हो गया। ठीक है, इसके रेडियस से अपन निकाल लेंगे। और विस्थापन क्या होगा, क्योंकि जहां से शुरू किया था वो वापस वहीं पर आकर खड़ी हो गई है, तो उस केस में विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दूरी हमेशा नॉन जीरो एंड विस्थापन क्लोज्ड पाथ में या स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम होने पर जीरो हो जाता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि आपकी नॉन नेगेटिव यहाँ पर होगी, है ना, कौन सी राशि नॉन नेगेटिव मतलब ऋणात्मक नहीं होगी। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होगी मतलब पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब इसमें विस्थापन हो सकता है, वेग हो सकता है, त्वरण हो सकता है, दूरी हो सकता है। तो एक बार मैं आपको बहुत शॉर्ट आइडिया दे देती हूँ। विस्थापन को मतलब क्या होता है, विस्थापन का मतलब होता है सबसे छोटा रास्ता, आपके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता आपका विस्थापन हो जाएगा। बेसिकली ये क्या है, एक तरीके से आपकी लेंथ, लंबाई ही है।
वेग क्या होता है? वेग हो जाएगा आपका विस्थापन बटा समय, कितना विस्थापन हुआ कितने समय में, ये आपका हो जाएगा वेग। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? वेग में जो परिवर्तन हुआ है किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष, वो क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। और दूरी अपने आप में एक पाथ ही होगी, जो चली गई लंबाई ही यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये भी किसकी बात कर रहा है? लेंथ की ही बात कर रहा है। इसने बोला है कोण ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, विस्थापन अगर आप देखोगे, है ना, अगला हो गया आपका वेग, त्वरण। अब देखो यहाँ पर अगर ये विस्थापन, वेलोसिटी एंड विस्थापन दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि वेग के फॉर्मूला में भी क्या आ रहा है? विस्थापन आ रहा है, एक्सेलरेशन में भी क्या आ रहा है? वेग आ रहा है। मतलब ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है ना। जैसे कि एक बार मैं फॉर्मूला लिखकर बता देती हूँ। जैसे ये वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेग का फॉर्मूला हो जाएगा विस्थापन बटा समय। ठीक है, और अगर मैं आपके लिए लिखूं त्वरण का फॉर्मूला, तो त्वरण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेग बटा समय। इसको थोड़ा और खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सी चीज नेगेटिव नहीं हो सकती है? ठीक है, कौन सी चीज नेगेटिव नहीं होगी? अब आप थोड़ा सा सोचो कि ऑड वन आउट भी आप करोगे, चारों में से अलग निकालोगे, तो दूरी, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन नेगेटिव हो सकता है, वेग नेगेटिव हो सकता है, और त्वरण भी नेगेटिव हो सकता है। क्योंकि अगर विस्थापन नेगेटिव है तो इस फॉर्मूला में आप करोगे तो वेग नेगेटिव हो गया, है ना। यहाँ पर आप रखोगे तो त्वरण भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव किस केस में? जिस तरह की ये एक सिंपल रास्ता मैं आपको बनाकर दे रही हूँ, ये 5 किलोमीटर है। ठीक है, आने जाने का जो रास्ता है 5 किलोमीटर का है। ए से लेकर बी तक की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर की है। अब व्यक्ति 5 किलोमीटर गया लेकिन आधा ही आया, है ना, रिटर्न हुआ तो वो आधा ही हुआ। तो डेफिनेटली जो भी चीज होगी वो 5 में से माइनस होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज नेगेटिव हो सकती, मतलब ओरिजिनल से कम हो सकती। 5 किलोमीटर से कम 2.5 किलोमीटर हो गया अगर वो आधे पर रिटर्न आ जाता है। तो नॉन नेगेटिव कौन होगा? डिस्टेंस नॉन नेगेटिव होगी। बाकी सारी चीजें नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, डिपेंड करता है कि कौन सा पाथ आपको यहाँ पर दिया है। अगला देखिएगा, औसत चाल को कैसे बताया जा सकता है? एवरेज स्पीड कैन बी डिफाइंड एज, अगर आपको बोला जाए कि एवरेज स्पीड निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले बोला है कुल विस्थापन बटा कुल समय निकाल दोगे। देखो औसत चाल कौन सी राशि होगी? चाल कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। विस्थापन बटा समय क्यों नहीं होगा? क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है। वो कब होती है? जब आप पूछते हो वेग के बारे में। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा? वेग बराबर होते, देखो चीजें बिल्कुल सेम है, दूरी और समय की ही बात हो रही है दोनों ही केस में, वेग में भी और चाल के अंदर भी। ठीक है, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यहाँ पर हो जाएगा, और चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटा समय। दूरी विस्थापन बेसिकली दोनों लेंथ की बात कर रहा है। विस्थापन ये कैसी राशि हो जाएगी? सदिश, और चाल कैसी राशि हो जाएगी? अदिश, स्केलर। तो इसने बोला है औसत चाल, तो कुल दूरी बटा कुल समय कह दो। औसत वेग बोलता तो कुल विस्थापन बटा कुल समय कह लेते। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेग में परिवर्तन बटा समय क्या होता है? त्वरण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, टी इज इक्वल टू 0 पर ताक्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वो तो पर्टिकुलर टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर उस कार की गति क्या है, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर कार की वेलोसिटी वेग क्या है। ठीक है, तो वो फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ से जो आंसर हो रहा है वो क्या हो रहा है हमारा? सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, कुल दूरी बटा कुल समय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, है ना, औसत चाल पूछा था, कुल दूरी बटा कुल समय हो गया। अगला देखिएगा, समान त्वरण के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को लेकर कौन सी चीज यहाँ पर करेक्ट होगी? ठीक है, समान समय अंतराल में वेग समान मात्रा में बदलेगा, वेग स्थिर रहता है, त्वरण समय के साथ बदलता है, विस्थापन हमेशा कैसा रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, अपन को देखना है एक्सेलरेशन को लेकर। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ये होता है वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण यहाँ पर कहलाती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिक चीज के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाएगी, है ना। वेग समय के सापेक्ष क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। समान त्वरण मतलब समान समय में समान दूरी को तय किया जा रहा है। ठीक है, समान समय में समान वेग यहाँ पर हो रहा है, ऐसा आप कह सकते हो। तो समान समय अंतराल में वेग जो है वो समान मात्रा में बदलता है, उसे ही अपन क्या कहेंगे? उसे ही अपन समान त्वरण यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, हर समय जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 1 सेकेंड में इसका जो वेग है वो कितना हो रहा है? 1 मीटर यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर डिफाइन करेंगे त्वरण को। ठीक है, तो समान समय अंतराल में वेग जो है वो भी समान मात्रा से बदल रहा है, जिस लाइक कि 1 सेकेंड में वो 1 मीटर यहाँ पर चल गया। ठीक है, और त्वरण भी बराबर का हो रहा है कि हर हर मिनट पर उसकी स्पीड जो है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से यहाँ पर इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा समान त्वरण।
अगला देखिएगा, एक कण स्थिर से प्रारंभ कर रहा है, मतलब विराम अवस्था से किसी कण ने शुरुआत करी है और 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से वो चलता जा रहा है। 5 सेकंड के पश्चात उसके वेग की गणना यहाँ पर करिए। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, यहाँ पर 0 हो गई। ठीक है, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 4 हो गई। टी इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 सेकंड यहाँ पर हो गया। अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना वेलोसिटी है, उसका वेग अपन को निकालना है। तो देखो, गति का अगर पहला समीकरण ही लगा लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं तीनों समीकरण की। दिस इज योर फर्स्ट समीकरण, गति का पहला समीकरण जिसे अपन कहते हैं। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। ये हो गया हमारा गति का दूसरा समीकरण। तीसरा समीकरण v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस यहाँ पर हो जाएगा। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ गति, है ना। ये 3 समीकरण यहाँ पर हो गए। अब देखो, जब भी जिस भी तरीके से पूछा जाए क्वेश्चन, आप उस हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे अभी आपके पास u0 है, a की वैल्यू दे रखी है और t दे रखा है और v निकालना है, तो डेफिनेटली आप इस इक्वेशन से निकाल लोगे। दूसरी और तीसरी क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी हमारे पास विस्थापन नहीं है, हमारे पास s की वैल्यू नहीं है, तो हम डेफिनेटली ये वाली इक्वेशन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन से अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v अपन को निकालना है u की, क्योंकि वस्तु विराम अवस्था से शुरू करिए, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। त्वरण इसका 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है, समय दे रखा है 5। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 और 5 20 मीटर प्रति सेकंड। तो उसका जो है 5 सेकंड के पश्चात उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका विस्थापन निकाल कर बताओ, तो अब आप निकाल सकते हो, क्योंकि अब आपके पास v की वैल्यू है। अब आप चाहे तो तीसरा समीकरण ले लो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस ले लो, चाहे आप एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में रखो। देखो, वी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400। यू जीरो है ही सही, टू ए यहाँ पर हो जाएगा, ए की वैल्यू अपन को 4 दे रखी है, तो यहाँ से अपना एस निकल जाएगा, विस्थापन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये विस्थापन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 और 5 40, 50 मीटर अपना हो जाएगा यहाँ से विस्थापन। तो एक चीज हमारे पास होनी चाहिए, है ना। जैसे कि अभी v भी नहीं था, s भी नहीं था, तो अपन ने गति का पहला समीकरण लगाया। पहले अपन ने v निकाला और उसके बाद अपन ने विस्थापन निकाला। अभी इसने यही रोक दिया कि आप सिर्फ मुझे वेग बता दो, तो हमने वेग बता दिया कि लो, ये हो गया आपका 20 मीटर प्रति सेकंड का। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और स्पीड भी आ जाएगी। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिएगा। एक कार जो है स्थिर से शुरू होती है और 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करती है। ठीक है, और पूछा क्या गया है, दूरी ज्ञात करिए। तो देखो, पहले जो जो भी चीजें उसको लिख लेते हैं। स्थिर से शुरू करा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0। समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है आपको 10 सेकंड का। ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, मतलब अब की बार आपको 20 v की वैल्यू दे रखी है 20 मीटर प्रति सेकंड। अब की बार आपको क्या निकालना है, विस्थापन निकालना है। यू है, टी है, वी है, एस निकाल के देखते हैं। ठीक है, अब आप सोचो यहाँ पर कौन सी चीज एक और मिसिंग है, क्योंकि कहीं से कहीं तक मुझे ना त्वरण के बारे में भी नहीं दिख रहा है। तो अब मैं कौन सी इक्वेशन का यूज करूं, है ना। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पहली इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, इसमें मुझे त्वरण लग रहा है। ठीक है, बट इसमें विस्थापन नहीं है। दूसरी इक्वेशन अगर आप देखोगे तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें s भी निकालना है और a भी निकालना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तीसरी इक्वेशन देखोगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, इसमें भी s और a है। मतलब कि मैं दूसरी इक्वेशन को भी यूज नहीं कर पा रही हूँ और मैं तीसरी को भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इन दोनों में, ये दोनों मेरे क्या चले गए, कांस्टेंट चले गए। a और s कांस्टेंट है, यहाँ पर भी s और a की वैल्यू मेरे पास अभी नहीं है। मतलब मुझे पहली ही इक्वेशन को यूज करके पहले यहाँ से त्वरण निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो त्वरण कितना हो जाएगा, ये 0 है, a की वैल्यू पर निकालेंगे, t दे रखा है 10। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण का हो गया। अब इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रखो और आपकी s की वैल्यू आ जाएगी। अब की बार अपन इक्वेशन 2 में रखते हैं। s इज इक्वल टू यू टी पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि u 0 है। हाफ a की वैल्यू अभी आपने निकाली 2, और t स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 यहाँ पर हो गया, है ना। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 100 मीटर यहाँ पर आ गई। ये अपन ने निकाला s। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही इक्वेशन पहले यूज करनी। इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दे रखी है और हम कहाँ तक जाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 100 मीटर अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, कुछ बेसिक आगे बढ़ेंगे, कुछ न्यूटन के क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे। अभी अपन ने गति के समीकरण करे, अब कुछ न्यूटन के नियम से अपन स्टार्ट करते हैं। सो न्यूटन का प्रथम नियम को किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है? न्यूटन का प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाएगा? त्वरण का नियम, बल का नियम, जड़त्व का नियम या संवेग का नियम? तो न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। क्या कहता है न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया? कि कोई पिंड तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है ना, रेस्ट पोजीशन में, तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी, है ना। अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में, तो वो गतिशील ही रहना चाहेगी, आप उसमें विरोध नहीं कर सकते। ठीक है, वो हमेशा अपने परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। इसी को कहा जाता है जड़त्व का नियम। जैसे अपन बोलते हैं ना कि जड़ इंसान है, जड़ इंसान मतलब जिद्दी इंसान है, क्योंकि वो खुद को बदलना नहीं चाहता। तो सेम चीज यहाँ पर बल में भी होगी कि अगर कोई वस्तु पड़ी हुई है तो आप उसको पड़ा रहने दो, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो आप उसको गतिशील रहने दो, आप उसकी अवस्था का विरोध मत करो। ठीक है, वो जैसी है उसको वैसे ही रहने दो। तो ये होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, दूसरा देखिएगा, संवेग को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? मतलब डेफिनेटली अपन को संवेग का फॉर्मूला बताना है। संवेग इज इक्वल टू क्या होता है? संवेग को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा देखा जाए तो संवेग पी होता है, और आप पावर में भी पी का ही यूज करते हो। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। संवेग इज इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान इंटू, है ना, जैसे कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है? वहां पर भी एम आता है, तो वहां पर आता है मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन संवेग में क्या आएगा? एम वी यहाँ पर हो जाएगा, तो मास इंटू वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि मैं एक-एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखती हूँ, आप याद करना ये किसकी बात कर रहा है। एफ इंटू टी यहाँ पर हो रहा है, ये हमें किस बारे में बताएगा? ये हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मेरा यहाँ पर हो जाएगा एम वी, और ये क्या हो गया? एनर्जी इंटू डिस्टेंस की बात यहाँ पर करी जा रही है। ठीक है, चलो, तो देखो एफ इंटू टी क्या होता है? इम्पल्स, आवेग यहाँ पर होता है, और आवेग हमेशा संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ये एक शॉर्ट ट्रिक आपको याद होगी, शॉर्ट ट्रिक नहीं, बेसिकली एक कंसेप्ट ही है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल जो काफी लेंदी जाते हैं उनको शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को वो 10th वाला एग्जाम तो देना नहीं है कि पूरी स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप में हम पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करें। तो हम डायरेक्टली जब भी आवेग संवेग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग देखते हैं कि एफ टी अगर हमारे पास है तो डायरेक्टली हम लोग संवेग निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है ये। आगे अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो वो डिस्कशन होगा। इन शॉर्ट आप याद रख सकते हो, एफ टी जो होता है वो आवेग होता है, बल इंटू समय, और आवेग ही किसके बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन के बराबर। जस्ट लाइक कि मुझे ये कुछ वैल्यू मिसिंग है, जब आप न्यूमेरिकल करोगे कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो यहाँ पर आप ये भी रख सकते हो, एम वी माइनस एम यू इज इक्वल टू एफ टी। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में उस हिसाब से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डन। यहाँ तक द्रव्यमान इंटू त्वरण किसके बराबर होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, बल के बराबर हो जाएगा। एमवी किसके बराबर हो जाएगा? संवेग के बराबर। और एनर्जी और डिस्टेंस का भी ऐसा तो कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्योंकि अपन कार्य में देखते हैं तो वहां पर होता है आपका बल इंटू विस्थापन होता है, वो दूरी नहीं होती है, वो विस्थापन यहाँ पर होता है। और यही किसके बराबर होता है? एनर्जी के बराबर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये एफ इंटू डी वाला जो है वो एनर्जी या वर्क के बराबर होगा, तो ये वाली चीज यहाँ से गलत हो जाती है। ओके, चलिए अगला बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना। ये तो समझ में आ गया, संवेग का फॉर्मूला यहाँ पर पूछा था प्रीवियस वाले में। संवेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? द्रव्यमान इंटू वेग यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मास के लिए आप लिख सकते हो केजी, और यहाँ पर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया आपका मात्रक, और इसका विमी सूत्र भी बनाना है तो केजी का क्या हो जाएगा? एम यहाँ पर हो जाएगा, एल हो जाएगा, और टी माइनस वन हो जाएगा। ये हो गया अपना संवेग के लिए। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि दो पिंडों की टक्कर हो रही हो, कोई भी दो पिंड यहाँ पर है, उनका कोलिजन, उनका टकराव यहाँ पर हो रहा, और कोई बाहरी बल न लगे, उस केस में अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो कौन सी राशि हमेशा संरक्षित रहेगी? अनटिल और अनलेस आपने उसके ऊपर कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लगाया, तो हमेशा ध्यान रखना कौन सी राशि संरक्षित रहेगा या कौन सा कंजर्व रहेगा, तो उसका संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा। ये किसके लिए पॉसिबल है? बंद तंत्र, आइसोलेटेड बॉडी के लिए। आप ऐसा कह सकते हो कि हमेशा संवेग संरक्षण का नियम किसके लिए एप्लीकेबल होता है? बंद तंत्र के अंदर या फिर आइसोलेटेड बॉडी के अंदर संवेग हमेशा कैसा रहेगा? कंजर्व रहेगा। संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? बंद तंत्र में कुल संवेग जो होगा, बंद तंत्र के अंदर का कुल संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा।
कौन सी राशि संरक्षित रहेगी? तो संवेग संरक्षित रहेगा। गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी, जस्ट लाइक गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में चली जाएगी, गतिज ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, गतिज ऊर्जा लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जस्ट लाइक दो चीजें टकरा रही है, आपको ध्वनि सुनाई दी तो उसकी गतिज ऊर्जा में कुछ ना कुछ नुकसान हुआ, वो नुकसान किस में कन्वर्ट हो गया? ध्वनि में। दो पत्थर थे, उनमें टक्कर हुई, दो बॉल में टक्कर हुई, स्पार्कलिंग यहाँ पर हो गई, है ना, चिंगारी निकली, मतलब गतिज ऊर्जा आपकी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो कुछ ना कुछ हास हुआ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आवेग किसके बराबर यहाँ पर होगा? जैसे अभी अपन ने देखा था आवेग इम्पल्स, इसको आई से लिखा जाता है, बट आप करंट से इसको कंफ्यूज नहीं कर सकते। इम्पल्स को आई से लिखा जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि जनरली इसको जे से भी लिखा जाता है ना। जे इम्पल्स यहाँ पर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा? एफ डेल टी के बराबर। ठीक है, स्मॉल टी लिखना। फिजिक्स में आपको थोड़ा सा इन्हीं चीजों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर मैं कैपिटल टी लिख दूंगी तो वो फिर टेम्परेचर हो जाएगा, है ना। तो ये सिंबल प्रतीक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बस कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों में। सो इम्पल्स या आवेग जो होता है वो होता है बल इनटू समय। ठीक है, जस्ट लाइक कि एक एग्जांपल आप यहाँ पर लो कि किसी भी वस्तु पर बल जो लगा वो कितने सेकंड के लिए या कितने समय के लिए लगा, वही चीज क्या कहलाती है? आवेग कहलाती है। और आवेग हमेशा किसके बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो आप इसके लिए दो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या तो डेल पी यूज कर सकते हो, यानी कि डेल पी इज इक्वल टू एम बी माइनस एम यू आप यूज कर सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, या फिर आप एफ डेल टी लिख सकते हो। ठीक है, जिसने पूछा था आवेग की दर किसके बराबर होती है, तो संवेग में परिवर्तन के बराबर होती है। तो डायरेक्टली आप यहां से कह सकते हो संवेग में परिवर्तन। कभी भी संवेग परिवर्तन की दर मत लिख देना, क्योंकि इसका मतलब होगा डेल पी बाय डेल टी, तो आपका पूरा फॉर्मूला यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एफ डेल टी है और आपके फॉर्मूला के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से ये बोल रहा है डेल पी बाय डेल टी। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, है ना। सिर्फ आपको कहना है कि ये किसके बराबर होगा? संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा। ठीक है, और फॉर्मूला क्या हो गया? तो एफ डेल टी अपन ने फॉर्मूला यहाँ पर लिख ही दिया है। ठीक है, और इसको अपन ऐसा कह सकते हैं यहाँ से संवेग में परिवर्तन मतलब डेल पी, अपन इसको यहाँ से कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आवेग का यहाँ पर हो सकता है? एक डेली एग्जाम्पल बताओ जो आवेग इम्पल्स का होगा। एक कार का समान चाल से चलना, फुटबॉल को लात मारना, मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड या वस्तु, या जमीन पर रखा हुआ पत्थर। अभी अपन ने देखा था आवेग क्या होता है, बेसिकली किसी भी वस्तु में, किसी भी वस्तु के ऊपर कोई बल लग रहा है कुछ समय के लिए, वो अपना आवेग यहाँ पर होगा। तो एक कार समान चाल से चल रही है तो ये तो नॉर्मल यहाँ पर हो गया, है ना। दूसरा, फुटबॉल को लात मारी जा रही, तो फुटबॉल के ऊपर बल लगाया जा रहा है, किक किया जा रहा है, और कितने सेकंड के लिए मारा जा रहा है, तो ये चीज क्या हो जाएगी? अपना आवेग यहाँ पर हो जाएगा। मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड है तो वो तो बेसिकली ग्रेविटी वाली बात हो रही है, और जमीन पर रखा हुआ पत्थर है मतलब जड़त्व वाली बात हो रही है, जड़त्व के नियम वाली। फुटबॉल को लात मारना, क्रिकेट की बैट के ऊपर बॉल का आकर हीट करना, कितने सेकंड के लिए उस बॉल ने हिट किया? 0.1 सेकंड के लिए वो बैट को टच हुई और वापस चली गई, तो वो चीज क्या हो जाएगी? वो आवेग यहाँ पर हो जाएगा, वो इम्पल्स यहाँ पर हो जाएगा। एक छोटे से समय के लिए जो बल लगाया गया और उसकी वजह से जो इम्पल्स होता है ना, वही चीज की बात यहाँ पर करी जा रही है। ठीक है, चलिए तो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। एक क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क यहाँ पर लीजिए, इसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। वही सारी चीजें जो अभी अपन ने फॉर्मूला से सीखी है वही सब कुछ है। एक गेंद का द्रव्यमान अपन को कितना दे रखा है? 0.5 kg दे रखा है। उसकी जो चाल दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। उसके ऊपर जो बल लगाया गया है वो कितने सेकंड के लिए लगाया गया है? 0.1 सेकंड के लिए। जिसके बाद वो क्या हो जाती है? रुक जाती। बल लगाने के बाद वो रुक चुकी है, तो बल का जो परिमाण होगा वो अपन को यहाँ पर निकालना है। ठीक है, वही वाला आप यहाँ पर करो कि बल कितने सेकंड के लिए लगा? 0.1 सेकंड के लिए लगा, मतलब कहीं ना कहीं इसमें बात करी जा रही है इम्पल्स की, तो इम्पल्स क्या होगा? एफ डेल टी यहाँ पर होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि ये संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा। संवेग में परिवर्तन क्या होता है? एम बी माइनस एम यू, क्योंकि कहीं से कहीं तक आप देखोगे तो बल तो अपन को निकालना है, तो ये चीज तो अपन को मिल नहीं रही। इम्पल्स हमारे पास है नहीं, मतलब ये वाला फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा, एफ डेल टी इज इक्वल टू डेल पी। सो एम बी माइनस एम यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ डेल टी यहाँ पर हो जाएगा। एम को आप बाहर ले लो, अंदर क्या बचा? v माइनस यू यहाँ पर बचा। f की वैल्यू निकालनी है, समय कितना दे रखा है? 0.1 सेकेंड दे रखा है। m कितना दे रखा है? 0.5 kg, ध्यान रखना ये चीज हमेशा kg में होनी चाहिए। हर बार आप वो जो बुलेट वाले क्वेश्चन करते हो उसमें ग्राम में दिया हुआ रहता है, तो उसको भी आप kg में कन्वर्ट करोगे। इसने क्या बोला? बॉल रुक जाती है, मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है? 10 यहाँ पर दे रखा है, और ये क्या है? 0.1 एफ यहाँ पर है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा? 5 हो गया इधर, 0.5 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे और इधर से कितना हो जाएगा? 0.1 एफ हो जाएगा।
या फिर डायरेक्टली भी आप सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ से 50 माइनस का 50 न्यूटन आपका आंसर आ गया। जो बल की वैल्यू आई वो कितनी आई, 50 न्यूटन यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन ही पूरा सॉल्व कर लिया होमवर्क की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क ले सकते हो। देखो बहुत ही सिंपल सा था, हमने सारी वैल्यू को लिखा, एम यू वी टी जो भी हमको दे रखा था। फिर हमने देखा इम्पल्स की वैल्यू क्या होती है, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, जे इज इक्वल टू एफ डेल टी होता है। और एफ डेल टी किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन के। संवेग में परिवर्तन क्या होगा आपका, एम वी माइनस एम यू यहाँ पर हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, एफ डेल टी इम्पल्स के बराबर होगा। तो बस इसके अंदर आपको वैल्यू रखनी थी। अगर यहीं से पता चल गया कि v जीरो है तो डायरेक्टली आप इसको जीरो रख लो। m की वैल्यू आपका 0.5 था, और जो u है इनिशियल वेलोसिटी वो 10 थी। यहाँ से आंसर कितना आ गया, -50। और डेल टी की वैल्यू कितनी है, 0.1 यहाँ पर हो गई। ठीक है, 50 नहीं, इधर से 5 होगा, है ना। 0.5 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, 50 आंसर आ जाएगा। चलो अब इसको आप एज अ होमवर्क लीजिए और इसको खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना कि ये सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, है ना। क्योंकि संवेग में एक बुलेट वाला क्वेश्चन तो आपका फिक्स है कि वो बुलेट वाला आएगा कि बंदूक से मारा जाता है, बंदूक एक कार्डबोर्ड में जाकर धस जाती है, और इस प्रकार का जो क्वेश्चन बनता है आपका संवेग वाला, है ना, वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। एक बार इसको आप खुद से ट्राई करना, ये बुलेट वाला ही उसी टाइप से पूरा क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, वैसे ही आपको इसको पूरा सेट करना है। ठीक है, चलिए तो सेशन को ओवर करते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर से करिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।